नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नगमा और सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की खुदकुशी के मामले में बात कहां आगे बढ़ी है और इस पर अब तक क्या राजनीति भी होने लगी है। आईआईटी बॉम्बे में दलित छात्र दर्शन सोलंकी की मौत को लेकर ये विवाद बड़ा हो रहा है। पहले परिवार वालों ने इस तरफ इशारा किया और ये बात कही कि ये जातिगत भेदभाव का नतीजा है और अब इसमें राजनीतिक पार्टियां भी उतर पड़ी हैं। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आईआईटी बॉम्बे भेदभाव की बात से इनकार कर रहा है और आईआईटी ने इसके ऊपर एक बयान भी जारी किया है। छात्र इस बात से भी दुखी हैं कि इस मामले में आईआईटी की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें दर्शन सोलंकी का नाम डालने की औपचारिकता तक नहीं निभाई गई। संस्थान का कहना है कि इसके लिए मां पिता की मंजूरी लेनी पड़ती है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि 2014 में भी आईआईटी बॉम्बे में ऐसा एक और मामला आया था। तो आपको बता दें कि 2014 में क्या हुआ था। उस वक्त उस साल भी अनिकेत अंभोरे ने खुदकुशी की थी। उसकी मौत के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी बनी। कमेटी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी और ये माना कि अनिकेत की मौत भेदभाव वाले माहौल का नतीजा है। मगर 7 साल के बाद बन पाई आईआईटी बॉम्बे में SC/ST छात्र सेल। हालांकि छात्रों के मुताबिक सेल का मैंडेट भी अभी साफ नहीं है, यानी सेल को करना क्या है, ये जो SC/ST सेल बना है और कैसे करना है, इसकी कोई रूपरेखा इस पर अभी तय नहीं हुई है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां भी इस पर बयान देने लगी हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि मौजूदा सरकार में भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं। You've seen two instances. One was Rohit Vemula of Hyderabad University, and the other is this young bright student of IIT Mumbai. And it's very sad to see the kind of caste discrimination that we see. It is becoming more pronounced under this government because this government talks in the language which reeks of discrimination. Our leader Jignesh Mevani has visited the family of this student today, and we are keeping a close watch on the developments in Mumbai. वैसे ये जो मामला है, यानी कि जो दलित छात्र का सुसाइड हुआ, ये मामला सिर्फ आईआईटी बॉम्बे तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि 2014 से 2021 के बीच केंद्र से वित्तीय मदद वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की है। 24 छात्र अनुसूचित जाति से, 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से और 41 छात्र अन्य पिछड़ा वर्गों से जुड़े थे। तो 122 में से 68 छात्र आरक्षित वर्गों से हैं, यानी कि SC, ST, OBC। 122 में से 68 छात्र जिनकी जान गई। कुल खुदकुशी जो आंकड़ा था वो 122 था, जिसमें से कि 68 इन छात्रों की खुदकुशी थी, इन छात्रों की जान गई थी जो किसी न किसी आरक्षण के तहत यहाँ पर आए थे। तो इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा ज्यादा SC, ST और OBC छात्रों के साथ ही हो रहा है, जैसा कि परिवार का आरोप है। इसमें जातिगत जो भेदभाव है उसको वो निशाना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऐसे सबूत मिले नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हाँ, ये जातिगत भेदभाव की वजह से हुआ था। और अब बात करते हैं हम चीन की। चीन की इसलिए क्योंकि चीन के खिलाफ जो भारत की तैयारी है उसमें लगातार एक नई ऊर्जा देखी जा रही है और चीन के किसी भी गलत कदम का जवाब देने के लिए भारत अपनी तैयारी तेज कर रहा है। कैबिनेट ने चीन की सीमा पर ITBP के 9000 अतिरिक्त सैनिक की भर्ती को मंजूरी दे दी है और चीन से सटी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का अभियान भी तेज कर दिया है। लद्दाख इसमें सबसे अहम है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से चीन यहां बार बार आक्रामक दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने यहां पर एक ऑल वेदर टनल प्रोजेक्ट शिंकुला को हरी झंडी दे दी है। इससे लद्दाख और चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा को पूरे साल के लिए देश के बाकी हिस्से से जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए इस टनल के निर्माण से पाकिस्तान से सटे
करगिल सियाचिन से लेकर पूर्वी लद्दाख तक हर मौसम में भारतीय सेना की पहुंच आसान होगी। जो बैठक हुई थी बुधवार को कैबिनेट की, उसमें चीन को ध्यान में रखते हुए 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें शिंकुनला टनल बनाने के अलावा LAC पर निगरानी के लिए भारत तिब्बत सीमा बल की 7 अतिरिक्त बटालियन गठित की जाएगी। साथ ही चीन से सटे सीमावर्ती इलाके के गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बुनियादी सुविधाओं के निर्माण का भी फैसला लिया गया है। तो चीन का जो आक्रामक रवैया है उसके खिलाफ हमारी तैयारी कैसी है, एक ग्राफिक के जरिए में आपको दिखाते हैं। चीनी सीमा को लेकर जो भारत की तैयारी है उसमें चीन से सटी हुई सीमा पर और मजबूत होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। लद्दाख में चीनी सीमा पर एक अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें ऑल वेदर टनल यानी कि हर मौसम में ये टनल ऑपरेशनल रहेगा। प्रोजेक्ट शिंकुनला को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। शिंकुनला दर्रे पर समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर यह टनल होगा। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऑल वेदर टनल होगा। 16,580 फीट की ऊंचाई पर है ये, सी लेवल से, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा ऑल वेदर टनल। प्रोजेक्ट के लिए 1,681.51 करोड़ का बजट है और ये जो टनल है वो 4 किलोमीटर लंबा होगा। ऊंचाई की वजह से मिसाइल और तोप के हमले से ये टनल सुरक्षित रहेगी, क्योंकि याद रखिए कि 16,580 किलोमीटर ऊपर है ये ऑल वेदर जो टनल है, फीट ऊपर है समुद्र तल से। तो इसलिए ये जो मिसाइल और तोप के हमले होते हैं उससे ये सुरक्षित है। दिसंबर 2025 तक ये टनल तैयार करने का लक्ष्य है। हर मौसम में सीमा पर सेना की पहुंच आसान होगी। भारत और तिब्बत सीमा बल की 7 अतिरिक्त बटालियन का यहां पर गठन होगा। अब ये जो शिंकुनला टनल है ये है कहां पर, एक मैप के द्वारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे कहां पे बनी हुई है। तो ये देखिए इस मैप पर आप शिंकुनला टनल का जो लोकेशन है ये मनाली दारचा पदमनिमू एक्सिस पर लेह को जोड़ने वाला ऑल वेदर टनल है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है और इस पे जो कुल लागत आई है वो 1,681.5 करोड़ है और ये पूरा हो जाएगा दिसंबर 2025 का, ऐसा लक्ष्य है इसको तैयार करने का। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत धन्यवाद आपका। हमने जो जानकारियां शुरू में दिखाई मोटी मोटी कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, खास करके लद्दाख के क्षेत्र में किस तरह की यहां पे कमी दिखती थी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, एक तो ITBP में भी जो रिक्रूटमेंट को मंजूरी दी गई है उसकी भी मांग लंबे समय से रही थी, शायद 2013-14 या उसके भी पहले से ये रही थी, तो उसको भी मंजूरी मिली है। ऑल वेदर टनल को मंजूरी मिली है। खास करके लद्दाख के क्षेत्र में आप हमें समझाएं कि क्या क्या जरूरत, यहां पर किस तरह के खतरे हैं और ये तैयारी आपको कैसी लग रही है अभी? हाँ बिल्कुल, देखो नगमा, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3 डिसीजन लिए हैं और बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन है। एक तो ये लिया है कि 7 ITBP की नई बटालियन रेज होंगी और ये ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर गैप बहुत ज्यादा थे और वहां पे जो लोग थे, विलेजेस थे, वो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से पीछे आ गए थे। तो 2 बातें की जा रही हैं अरुणाचल प्रदेश की में स्पेशली, कि ये 7 ITBP की जो बटालियन रेज होंगी वो इंश्योर करेंगी कि कोई गैप ना हो और इससे क्या होगा कि एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है। जो लोग पीछे आ गए थे अपना इलाका छोड़ के बॉर्डर से, उनको वापस वहीं बसाया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनके लिए सड़कें बनेंगी, उनके लिए बिजली। उससे क्या फायदा होगा, एक तो इनके रुखाली हो पाएगी बॉर्डर एरिया की, दूसरा मेल मिलाप रहेगा ITBP से। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है ये, इसको देखते हुए। और जो तीसरा स्टेप लिया गया है कि शिंकुनला लॉ में जो टनल बना रही, देखो मैं तो 14 को लेह लद्दाख का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल, तो मुझे पता है कि कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न लद्दाख के लिए, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी अभी तक जो थी श्रीनगर से जोजिला थी और एक थी हमारी मनीला से
बेसिकली जाता था कुल्लू मनाली से उपासी और उससे ले, ये रोड दोनों बंद हो जाती थी 3 से 4 महीने बर्फ पड़ने के कारण, दिसंबर से मार्च तक। मगर ये जो अब हम रोड बना रहे हैं, वो जो टनल बनाई है, वो इसको कनेक्टिविटी ऑल वेदर देगी, पूरे साल खुली रहेगी। और दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये थोड़ी सी अंदर को है, तो ना तो पाकिस्तान ना चीन इसको इंटरफेयर करे सकेगा, ना आर्टिफायर से ना मिसाइल से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरा, ये क्योंकि 2 टनल एक प्रकार से बनाने की बात होती, बीआरओ कह रहा था 4.1 बनाया, और नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो कह रही थी 12.7 बने, क्योंकि 4.1 को इसलिए सेलेक्ट किया गया है, ये जल्दी बनेगी, 3 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगी, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। ये होगी आपकी स्टार्ट मनाली से दारचा, दारचा से पदम, पदम से निम्मू, और निम्मू से ले। 3 बातें हैं, एक तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, दूसरा इसके अंदर टाइम कम लगेगा, तीसरा ये डिस्टेंस कम है, चौथा ये दुश्मन से इंटरफेरेंस नहीं होगा। मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आज की तारीख में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। और एक और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सब लोग डीबीओ को जानते हैं, दौलत बेग ओल्ड जो रोड है उसके अंदर बना है दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड, उसकी भी हमने एक पैरेलल रोड बनाई है ससोमा से सहस्त्रला, वो ग्लेशिएटेड ऑपरेशन नुब्रा वैली में है, वो भी बन के तैयार होने वाली है अगले 2-3 साल में। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने सड़कों का एक बिछाना सा बिछा दिया है पूरे लद्दाख के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। उससे डेवलपमेंट भी आ रही है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, और भारत की फौज के लिए एक प्रकार से कनेक्टिविटी हो गई है, जल्दी बिल्डअप हो सकता है, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर सकते हैं और मैन पावर जल्दी ले सकते हैं। तो ईस्टर्न लद्दाख में जो पहले बिल्डअप हुआ, जो हमने देखा पिछले 2 सालों में कि किस तरह से खास करके ईस्टर्न लद्दाख में चीन आक्रामक रहा, आपने बताया कि इन सड़क पहले जो हमारे अभी रास्ते हैं उनसे समय भी बहुत लगता है, वो कई महीने बंद भी रहते हैं। आप उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। चीन जब आक्रामक रहा इन दिनों, किस तरह की मुश्किलें आती थी सेना के जवानों को वहां पर पहुंचने में, और कितना समय लग जाता था? और अभी अगर हम इस टनल को देखें और जो कहा जा रहा है, तो किस हद तक आपको लग रहा है कि समय घटेगा कितना? हाँ बिल्कुल, देखो नगमा, 2 बातें। अगर मैं कारगिल लड़ाई के बारे में बात करूं, 1999 में क्या हुआ था कि हमारा जो कारगिल से लेके दराज के लिए रोड थी, जो मैंने बोला कि कारगिल से श्रीनगर रोड जा रही है, जो कि श्रीनगर से जोजिला पास, वो इंटरफेयर हो रही थी पाकिस्तान से, और बड़ा मुश्किल था हम इस रोड पे जाना, और हम सोचते थे इसकी कोई ऐसी कनेक्टिविटी आए जो पीछे से जा पाए, और ये इस रूट से अब हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। और दूसरा क्या था कि वहां पर बर्फ पड़ती थी तो 3-4 महीने ये रोड बंद हो जाती थी, तो हम सारी मूवमेंट जो बाई एयर करते थे उससे क्या था, खर्चा 3 से 4 गुना ज्यादा आता था, और उसके बाद इतना आप सामान नहीं ले जा सकते। क्योंकि अभी ये संकुला जो टनल बन जाएगी उसके बाद 3 बातें होंगी, एक तो हम जल्दी बिल्डअप कर पाएंगे, एक दूसरा हम ये कर पाएंगे, डिस्टेंस कम होगा, टाइम कम होगा, और हमारा जो सामान ले जाना है वो ज्यादा ले जाएंगे और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बाई एयर सामान ले जाना पूरा चंडीगढ़ से ले वो 6 गुना ज्यादा का। तो यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि ये 3 साल के अंदर ये टनल जब बन जाएगी हमारे को बहुत फायदा होगा, जल्दी पहुंचेंगे, डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा सामान इंटरफेयर नहीं होता ये ना पाकिस्तान से ना चीन की आर्टी से या मिसाइल से, तो ये बड़ा अच्छा है। और दूसरा ये जो सड़कों का जाल बिछा दिया हमने लद्दाख के अंदर, मैंने जो बड़ा ससोमा सेसरला वो भी एक ऑल्टरनेट रूट बना दिया है हमने डीबीएस का, वो एक काबिले तारीफ है। इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ गया, लोग बड़े खुश हैं अभी। हाँ बिल्कुल, वहां पे लोगों का आना जाना बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म, और जो कटे हुए से गांव रहते थे बाकी देश से, वैसी स्थिति शायद नहीं रहेगी क्योंकि जाना कुछ आसान होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मोबिलाइजेशन जो ट्रूप्स का है या वहां पे सेना का पहुंचना, उसमें आसानी हो जाएगी। वहां सेना जल्दी पहुंच सकती है और किसी भी मौसम में पहुंच सकती है, तो ये एक आसानी कर दी गई है। और जैसा मेजर जनरल अश्विनी सिवाच ने बताया कि चूंकि वो ऊंचाई पे भी है और ये कहीं थोड़ा अंदर की
तरफ है, इसलिए चीन या पाकिस्तान की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस का खतरा नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, हमें ये जानकारी देने के लिए। और हम आपको ये भी सुनाना चाहते हैं कि कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। शृंखला टनल जो है उसको अनुमति दे दी गई, उसके बारे में कल बताया गया है संसद में। ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए शृंखला टनल के निर्माण को आज अनुमति दी गई है, अनुमोदन किया गया है। यह टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को ज़ंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। तो ये जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में भी कि कैसे इस टनल से चीजें वहां पर सेना के लिए आसान होंगी, वहां पहुंचना आसान होगा। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो। और अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही भयावह है, शर्मनाक भी है। और आपने शायद इंटरनेट पर भी देखा हो कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई हो रही है। तो ये देखिए ये वीडियो जहां पर एक बुजुर्ग महिला, एक वृद्ध महिला को एक शख्स पीट रहा है। खबरों के मुताबिक बलिया के बिघा गांव में ये महिला नल से पानी की सप्लाई के लिए पाइप लगवा रही थी, जिसे लेकर पड़ोसी के साथ विवाद हो गया और इसके बाद दबंगों ने उनकी पिटाई कर दी। अब ये किस तरह की दबंगई है कि वहां पर इस वृद्ध महिला की पिटाई हो रही है क्योंकि वो पानी के लिए नल में पाइप लगवा रही थी और तभी ये मारपीट हुई है। वायरल वीडियो ये कल का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर इसकी पूछताछ की जा रही है। थाना बांसडीह रोड के बिगही गांव का मामला है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक वृद्ध महिला को पीट रहा है। उक्त संबंध में जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बांसडीह रोड की टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें एक लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या था मामला, क्यों पीटा? जैसा जानकारी में आया है कि पानी का पाइप बिछाने को लेकर के, पड़ोसी हैं दोनों लोग, उसी में विवाद हुआ है। कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है? 2 लोगों पे अभियोग पंजीकृत हुआ। दिल्ली के निकी यादव हत्या मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। 9 फरवरी को नहीं बल्कि 10 फरवरी को निकी की हत्या की साहिल ने और उसी दिन उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये जानकारी आरोपी साहिल ने ही पूछताछ में बताई है। कल तक बात सगाई की हो रही थी कि उसने हत्या की, उसके बाद सगाई की, लेकिन अब ये बताया गया है, पूछताछ में ही ये बात सामने आई है आरोपी से कि उसने जिस दिन हत्या की उसी दिन उसने दूसरी लड़की से शादी भी की। 9 फरवरी की रात सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास साहिल अपने चचेरे भाई की कार से घर से निकला, फिर उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके में निक्की के घर गया। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद सुबह 5 बजे घर से निकला निक्की के साथ, फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गया। निक्की का गोवा का टिकट था लेकिन साहिल का टिकट नहीं हुआ, तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। दोनों हिल एरिया में घूमने जाना चाहते थे, लेकिन वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर वो दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे। जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही तो फिर साहिल और निक्की के बीच झगड़ा हुआ और 10 फरवरी की सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने निगमबोध घाट के आसपास निक्की की हत्या की और फिर निक्की की बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही बेल्ट लगाकर मित्राव गांव तक वो लेकर आया और गांव में ढाबे में लेकर गया, जहां पर उसने गाड़ी खड़ी की और शव के
को कार की डिक्की में छुपा दिया, फिर ढाबा बंद करके अपने घर चला गया। उसी दिन उसकी दूसरी लड़की से शादी हुई और फिर 11 फरवरी की सुबह 3:30 बजे सुबह दूसरी कार से वो ढाबे में आया और शव को कार से निकालकर ढाबे के फ्रिज में डाल दिया। निक्की का बैग भी उसने फ्रिज के पास ही रख दिया, जबकि उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। हमारे सहयोगी वेदांत ने निक्की यादव के पिता और ताऊ से बात की है। बहुत से लोग कह रहे हैं वो उसको एक विक्टिम की तरह सब लोग याद करेंगे, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं जो गलत है, जो गलत चीज़ें बताई जा रही है मीडिया के द्वारा या फिर तमाम रिपोर्ट्स के द्वारा? आप क्या सच्चाई है आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं कि लोग सुने, निक्की के बारे में भी और इस केस के बारे में भी? क्या वो सच्चाई है जो आप चाहते हैं कि लोग सुने? मेरी बेटी गलगोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एमए इंग्लिश ऑनर से एमए फाइनल ईयर था उसका जी। 4 साल से वो उधर ही हॉस्टल में थी गलगोटिया में जी। और अभी 8 महीने से वो उत्तम नगर में एक छोटी बेटी भी है मेरी, वो एमकॉम कर रही है। वो दोनों एक ही रूम में लेके एक ही रूम में रह रही थी जी। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी, ये सब झूठ बोली जा रही है। और मेरे ख्याल है एक आपकी रेगुलर बातचीत भी होती होगी, कभी इस चीज़ का जिक्र किया या कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। उसकी मम्मी की तो शाम को हर रोज़ बात होती थी उससे। कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि कोई इस तरीके का इंसान है? नहीं, कभी ऐसा। छोटे वाली लड़की को भी कुछ नहीं पता और उसकी मम्मी को भी ऐसे कभी कोई महसूस नहीं हुआ। आप भी सर पूरी फैमिली के साथ इस मोमेंट पर, ही इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ द विक्टिम्स फादर, आप भी पिलर ऑफ सपोर्ट की तरह खड़े रहे हैं फैमिली के लिए भी इस पूरे, हमने क्रिमेशन में भी देखा लगातार आप साथ दे रहे थे। आप बताइए सर कि कैसे आज याद करना चाहेंगे निक्की को? सबसे पहला सवाल ये, और दूसरा क्या मांग है आपकी पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, सरकार से क्या मांग है आपकी? याद तो क्या करना, याद हमारी इंटेलिजेंट बच्ची थी, बहुत कुछ करना चाहती थी और ऐसे बीच में जिसने मर्डर किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और सभी कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ाओ, ये करो वो करो, सेफ्टी कुछ है नहीं, ऐसे मर्डर कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे, उल्टा चला रहे हैं कि भी 4 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी, झूठी अफवाह है सब। दोनों बहनें रह रही थी साथ साथ, तो ये तो बेकार की बातें हैं। उसमें रह रही, रिलेशनशिप में रह रही थी, वो रह रही थी, इंटेलिजेंट बेटी थी, उसका मर्डर होना जो है वो गलत बात है। और तमिलनाडु के कृष्णागिरी में द्रमुक के एक पार्षद और उनके साथियों ने भारतीय सेना के जिस जवान को बुरी तरह से पीटा था उसकी मौत हो गई है। आरोप यह है कि कपड़े धोने को लेकर हुए विवाद में डीएमके पार्षद और अन्य लोगों ने सेना के जवान की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने डीएमके पार्षद चिन्नसामी के बेटे समेत सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पार्षद मृत सैनिक का चाचा है। तमिलनाडु बीजेपी ने इस घटना पर दुख जताते हुए हत्यारों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसी घटना जो है या ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और इस वक्त खबर आ रही है कि क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बाहर हमला करने के आरोप में ओशिवारा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पृथ्वी शॉ कल सांता क्रूज के एक 5 सितारा होटल में डिनर के लिए गए थे। अज्ञात आरोपी उनके पास आया और सेल्फी लेने की मांग करने लगा। शॉ ने 2 लोगों के साथ सेल्फी ली भी, लेकिन वही ग्रुप लौट आया और कुछ और लोगों के साथ सेल्फी लेने के लिए कहा। पृथ्वी शॉ ने इस बार ये कहते हुए मना कर दिया कि वो दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं और परेशान नहीं करना चाहते। जब शॉ और उनका दोस्त
खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकले तो होटल के बाहर कुछ लोग बेसबॉल के डंडे लेकर खड़े थे। आरोपी ने कार का शीशा तोड़ डाला। सोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। ये पूरा मामला है क्या सोहित? सिर्फ एक सेल्फी खिंचवाने को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ है, जबकि जो खबर अभी तक आई है कि सेल्फी खिंचवाई भी कुछ फैंस के साथ पृथ्वी शॉ ने, फिर उसके बाद हुआ क्या है और इसमें कार्रवाई भी कुछ हुई है क्या अब तक? जी देखिए, अभी तक जो पुलिस के पास शिकायत गई है वो पृथ्वी शॉ के दोस्त की ओर से की गई है। उनकी ओर से ये कहा गया है कि पृथ्वी शॉ सांता क्रूज के एक 5 सितारा होटल में डिनर के लिए गए थे, तभी कुछ अज्ञात लोग उनके पास आ गए सेल्फी लेने के लिए। पहले 2 लोग आए थे, उनको पृथ्वी शॉ ने उनके साथ सेल्फी ली, लेकिन वही ग्रुप बाद में और भी लोगों के साथ लौट आया और उन्होंने कहा कि उन्हें सेल्फी लेनी है। इस बार पृथ्वी शॉ ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो मैनेजर है उन्हें फोन कर इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद ये जो अज्ञात लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया। अब इसके बाद जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ इस 5 सितारा होटल से बाहर आए तो उन्होंने देखा यही लोग या ये जो अज्ञात लोग हैं वो वहां पर बेसबॉल बैट लेकर खड़े हुए हैं और बाद में जो पृथ्वी शॉ जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी के ऊपर उससे हमला भी किया गया। पृथ्वी शॉ फिर दूसरे गाड़ी से निकल गए और उनके जो दोस्त थे उनके गाड़ी पर हमला लगातार जारी रहा। और जो शिकायत है उसमें ये भी कहा गया है कि जो अज्ञात लोग उन्होंने कहा कि अगर 50,000 रुपए नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ फर्जी मामला भी दर्ज किया जाएगा। अब ये एक तरफ का बात है। अगर दूसरी तरफ की बात करें तो अब जो आरोपी हैं उनके वकील की ओर से कहना है कि उनके लोगों पर हमला किया गया था। हालांकि अब इसमें और जानकारी नहीं मिल पाई है। वो अब जब इसके ऊपर भी अगर कार्रवाई होती है या पुलिस की ओर से कोई मामला दर्ज किया जाता है तब शायद और जानकारी मिले, लेकिन जानकारी के मुताबिक जिस तरह से शिकायत दर्ज है उसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि पुलिस ने ओशिवारा पुलिस ने 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप यही है कि पृथ्वी शॉ की गाड़ी पर हमला किया गया, बेसबॉल बैट से हमला किया गया और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। ये हुआ तब जब एक बार सेल्फी ले लिया गया और दूसरी बार जब और लोग सेल्फी के लिए आए तब मना कर दिया गया। तो ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका सोहित। तो पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर हमला हुआ है और मामला सिर्फ सेल्फी लेने से शुरू हुआ था कि कुछ लोगों ने आकर सेल्फी लेने की मांग की, जो कि पृथ्वी शॉ ने उनके साथ फोटो खिंचवाई भी, लेकिन कुछ और लोग आ गए, उन्होंने मना कर दिया। बाद में जब बाहर आए तो यही लोग खड़े थे वहां पर और कार पे उन्होंने हमला कर दिया। जांच पड़ताल अब इसकी चल रही है। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त हम। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। वहां सुरक्षा बढ़ाते हुए आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। इस बीच बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं। बीबीसी ने वित्त और संपादकीय विभाग के करीब 10 वरिष्ठ कर्मचारियों को 2 रात से घर नहीं जाने दिया गया है। कुछ और कर्मचारियों के फोन लिए गए हैं। जिन कर्मचारियों का कंप्यूटर जांचा गया है उन्हें घर से काम करने के लिए कहा गया है। बीबीसी ने फिर से अपने कर्मचारियों से आयकर टीम को सहयोग करने को कहा है और बीबीसी दफ्तर पर कल एक छोटा सा प्रदर्शन भी था हिंदू सेना का। अब आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात हैं। तो ये सब इस समय चल रहा है और बीबीसी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि अपने ऑफिशियल कंप्यूटर से वो किसी भी तरह का डेटा डिलीट न करें। जो भी कर्मचारी जो आईटी विभाग से पूछताछ कर रहे हैं कर्मचारियों से, उन्हें सीधा जवाब दें, ऐसा बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है। जो निर्देश दिए गए हैं अहम निर्देश, उनमें से यही है कि तमाम कर्मचारियों को कहा गया है कि वो पूछताछ में सहयोग करें।
बीबीसी के दिल्ली मुंबई स्थित दफ्तरों में तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है और वहां पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी की गई है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़े हैं, हमारे सहयोगी जो इसको खबर को कवर कर रहे हैं। तो ये सर्वे आज भी जारी रहा सौरभ, और आज क्या वहां पे नई बात सामने आई है? सुना हमने कि आईटीबीपी को भी तैनात करना पड़ा है, वो किस वजह से? देखिए, कल यहाँ पर हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आए थे बीबीसी के खिलाफ। उसके बाद उनको हटा दिया गया तुरंत और उसके सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ पर आईटीबीपी को तैनात किया गया था, क्योंकि जिस हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में बीबीसी का दफ्तर है वहाँ और भी अखबारों और संस्थानों का दफ्तर है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को किसी प्रकार की कोई आघात ना हो, इस वजह से आईटीबीपी को यहाँ पर तैनात किया गया था। देखिए, अपडेट नगमा ये है कि बीबीसी अपने कर्मचारियों से इस पूरे मामले पर सहयोग करने के लिए कह रहा है। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा है, उनके हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम से उनको एक मेल भेज के ये कहा गया है कि वो आयकर विभाग के अधिकारियों की तरह से पूरी तरीके से सहयोग करें और जो उनका कंप्यूटर है जो दफ्तर में है, जो दफ्तर का कंप्यूटर है जिसमें वो लॉगिन करके काम करते हैं, उस कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट ना करें। तो ये भी कहा गया है और जो उनका ईमेल है उसमें ये भी लिखा है सूत्रों के माने कि जो बीबीसी के एम्प्लॉयज़ हैं वो आयकर विभाग के अधिकारियों के सवालों का सीधा जवाब दें। जो भी बीबीसी संबंधित वो सवाल पूछते हैं, वो कहाँ गए, कैसे गए, पैसा किसने दिया, या ट्रांसफ़र कैसे होता है, फ़ंड अगर आप बाहर शूट करने जाते हैं तो अकाउंट में दिया जाता है, क्या कैश मिलता है, तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका सीधा सीधा जवाब देने के लिए बीबीसी ने कहा है। तो जब तक जो अभी तक निकल करके सामने आया कि बीबीसी इस पूरी आईटी सर्वे में सहयोग कर रहा है इनकम टैक्स का, और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के फ़ोन क्लोनिंग भी किए गए हैं, कुछ अधिकारियों को अब तक घर भी नहीं जाने दिया गया है। इनकम टैक्स के भी लगभग 20 से ज़्यादा जो ऑफिशियल्स हैं अंदर वो भी घर नहीं गए हैं, और बीबीसी के भी कुछ बड़े अधिकारी घर नहीं गए हैं। जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है बीबीसी से, उनके लगातार पूछताछ चल रही है। जो अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो संपादकीय विभाग के वो लोग जो बजट सैंक्शनिंग या बिल अप्रूव करते हैं उनको भी रोक करके रखा गया है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात तक ये आईटी का सर्वे खत्म हो सकता है। नगमा, शुक्रिया आपका सौरभ, धन्यवाद आपका। ये है बीबीसी का अपडेट। और आपको जल्दी से बता दें कि अमेरिका के ओहायो शहर में करीब 10 दिन पहले जहरीला केमिकल ले जा रही एक ट्रेन की 50 बोगियां पटरी से उतर गईं। पटरी से उतरने के बाद ट्रेन में आग लगने से पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैला है। बोगियों में केमिकल होने से आग को नहीं बुझाया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से धमाके की आशंका जताते हुए चेतावनी दी गई। इसके बाद 2000 लोगों को ओहायो से सुरक्षित निकाला गया है। अब निकासी अभियान रोक दिया गया है, लेकिन लोग अब भी डर में हैं। केमिकल वाले धुएं से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आ रही हैं और गवर्नर ने घटनास्थल के पास रहने वालों को बोतल बंद पानी पीने की सलाह दी है, क्योंकि खबर है कि ये मछलियों में भी ये जहरीला जो केमिकल है घुल गया है पानी के जरिए, और प्रशासन इस घटना के पर्यावरण पर होने वाले असर की जांच कर रहा है।